सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 की जीव विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मानव स्वास्थ्य एवं रोग पाठ के अंतर्गत आने वाले प्रकरण अमीबी पेचिस का अध्ययन करेंगे। हम अमीबी पेचिस या खूनी पेचिस का अध्ययन करेंगे। इसे अंग्रेजी में अमीबियासिस भी कहते हैं। अमीबी पेचिस गर्म जलवायु वाले देशों में मानव तथा अन्य प्राइमेट्स में होने वाला एक सामान्य रोग है, जो मानव तथा दूसरे प्राइमेट्स जैसे बंदर हैं, गोरिल्ला हैं, चिंपैंजी हैं, इनमें भी होता है। सामान्यतः जो गर्म जलवायु वाले प्रदेश हैं, इनमें गर्मी के मौसम में यह रोग अधिकांश लोगों को हो जाता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में बार बार दस्त होते हैं। दस्त के साथ खून आने लगता है, इसीलिए इसका नाम खूनी पेचिस रखा गया है, क्योंकि यह एक अमीबा वंश के रोगाणु के कारण होता है, इसलिए इसे अमीबी पेचिस या अमीबियासिस भी कहते हैं। यह एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता भी है। अब हम इसके रोग कारक जंतु या कॉजल ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करेंगे। अमीबी पेचिस एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है। इस जंतु का वैज्ञानिक नाम एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है। यानी खूनी पेचिस रोग एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका की खोज सबसे पहले लैम्बेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। एंटमीबा हिस्टोलिटिका की खोज लैम्बेल नामक वैज्ञानिक ने 1859 ईस्वी में की थी। यह एक कोशिकीय प्रोटोजोअन जंतु है जो मानव की बड़ी आंत का अंतःपरजीवी होता है। यह एक कोषीय परजीवी या मोनोजेनेटिक पैरासाइट है। मोनोजेनेटिक पैरासाइट वे पैरासाइट होते हैं जो अपना जीवन चक्र एक ही पोषक में पूरा कर लेते हैं। अतः यह भी एक मोनोजेनेटिक पैरासाइट है, यानी ये जिस पोषक में रहता है, चाहे वो मानव हो चाहे दूसरे प्राइमेट हो, उसी में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। अब हम इसका वर्गीकरण करेंगे। एंटमीबा हिस्टोलिटिका का वर्गीकरण, इसका फाइलम प्रोटोजोआ, सबफाइलम सार्कोमास्टिगोफोरा, क्लास सार्कोडाइना, ऑर्डर अमीबाइडा, जीनस या वंश एंटमीबा और स्पीशीज या जाति हिस्टोलिटिका। इस तरह से इसका वर्गीकरण ठीक उसी प्रकार होता है जैसा कि अमीबा का होता है, इसीलिए इसे परजीवी अमीबा भी कहते हैं। बस इसका वंश एंटमीबा, जबकि अमीबा का
वंश अमीबा होता है और इसकी जाति हिस्टोलिटिका, जबकि अमीबा की जाति प्रोटियस होती है। तो ये एक अमीबा की श्रेणी का ही, अमीबा के ही प्रजाति का या अमीबा के ही तरह का जंतु होता है जो परजीवी होता है। तो अब इसकी जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका की जो प्रमुख प्रावस्था होती है उसे एडल्ट ट्रोफोजॉइट कहते हैं। अब एक एडल्ट ट्रोफोजॉइट की संरचना का हम अध्ययन करेंगे। एडल्ट ट्रोफोजॉइट की संरचना के लिए आप चित्र में देखें। इसका एडल्ट ट्रोफोजॉइट 20 माइक्रोन से 30 माइक्रोन व्यास का, 20 माइक्रोन से 30 माइक्रोन व्यास का अंडाकार सा, जो इसका एडल्ट ट्रोफोजॉइट होता है उसका व्यास 20 से 30 माइक्रोन के बीच होता है और इसका आकार अंडाकार सा होता है। यह पोषक की बड़ी आंत में पाया जाता है। इसमें चूंकि एक प्रोटोजोआ जंतु है, एक कोशिकीय जंतु होता है, इसका एक कोशिकीय शरीर सबसे बाहर एक लचीली झिल्ली प्लाज्मा कला या प्लाज्मा लेमा से ढका होता है। इस प्लाज्मा कला को पेलिकिल कहते हैं। ये पेलिकिल से ढका होता है। पेलिकिल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो कोशिका कला होती है। इसका पेलिकिल से ढका हुआ जीव द्रव्य पाया जाता है। जीव द्रव्य स्पष्ट रूप से दो भागों में बटा होता है। बाहर की तरफ जो एक्टोप्लाज्म होता है ये जेल फॉर्म में होता है, जबकि अंदर का जीव द्रव्य, आंतरिक जीव द्रव्य को एंडोप्लाज्म कहते हैं। तो इस तरह से पूरा प्रोटोप्लाज्म जो है स्पष्ट रूप से दो भागों में बटा होता है, बाह्य एक्टोप्लाज्म और आंतरिक एंडोप्लाज्म। इसके अग्र सिरे पर एक कुंदनुमा स्यूडोपोडियम या कूटपाद पाया जाता है। कूटपाद प्रोटोजोआ जंतुओं के प्रचलन अंग होते हैं। अमीबा में कई सारे कूटपाद पाए जाते हैं, जबकि इसमें केवल एक कूटपाद पाया जाता है। ऐसा देखा जाता है कि कूटपादों में एक्टोप्लाज्म की मात्रा अधिक होती है, जबकि अन्य क्षेत्र में एंडोप्लाज्म अधिक होता है। किनारे पर यहाँ देखिए एक्टोप्लाज्म ज्यादा हो जाने के कारण ही स्यूडोपोडियम का निर्माण होता है। तो इस तरह से इसके अग्र सिरे पर इसका जो कुंदनुमा भाग निकला होता है इसे स्यूडोपोडियम कहेंगे। इसमें एंटमीबा हिस्टोलिटिका में अकेला स्यूडोपोडियम पाया जाता है। एंडोप्लाज्म में ये देखिए आपको कई सारी खाद्य रिक्तिकाएं देखने को मिलेंगी। ये खाद्य रिक्तिकाएं भोजन का संचय करती हैं, भोजन का पाचन करती हैं। इन खाद्य रिक्तिकाओं में आपको जो इसके द्वारा जो भोजन अंतर्ग्रहण या आरबीसी का जो अंतर्ग्रहण किया जाता है, उन आरबीसीज को भी कुछ खाद्य रिक्तिकाओं में आप देख सकते हैं। इन खाद्य रिक्तिकाओं के अलावा एक बड़ा सा केंद्रक इसमें पाया जाता है, जबकि कोशाद्रव्य में कई सारे छोटे छोटे बिंदु जो स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं ये भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये एडल्ट ट्रोफोजॉइट की संरचना होती है। यह एडल्ट ट्रोफोजॉइट, इसकी मुख्य प्रावस्था होती फीडिंग स्टेज होती है, जो सक्रिय रह करके भोजन ग्रहण करता है, जबकि अन्य अवस्थाओं में एंटमीबा हिस्टोलिटिका भोजन ग्रहण नहीं करता है। अर्थात यह एडल्ट ट्रोफोजॉइट जो है ये इसकी फीडिंग स्टेज या एक्टिव स्टेज होती है। इसी अवस्था में ये रोग उत्पन्न करता है। अब हम एंटमीबा के जीवन चक्र का अध्ययन करेंगे। एंटमीबा का जीवन चक्र पढ़ने के लिए आप एक बार फिर चित्र में देखिए। इसमें हम यहां से देख रहे हैं जो क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट होती है यह संक्रामक प्रवस्था होती है। नए व्यक्ति में एंटमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट के द्वारा होता है। क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट मोटी भित्ति के कारण अम्ल, सूखा, अत्यधिक जल आदि पदार्थों के प्रति प्रतिरोधी होती है। अर्थात इन पदार्थों से इस सिस्ट की ये मोटी भित्ति रक्षा करती है। यह क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट
मक्खी, काकरोच आदि की टांगों में, पैरों में फंस करके भोजन तक आ जाते हैं, व्यक्ति के भोजन तक। अगर खुला रखा हुआ भोजन है या खुला रखा हुआ जल है तो इन मक्खियों द्वारा इन क्वाड्रीन्यूक्लियर सिस्ट को इस भोजन और जल में डालकर दूषित कर दिया जाता है। और ये अब इस दूषित भोजन या जल के साथ क्वाड्रीन्यूक्लियर सिस्ट मनुष्य के आमाशय में पहुंचती है। आमाशय में मोटी भित्ति होने के कारण आमाशय का अम्ल इस पर दुष्प्रभाव नहीं डालता है और यह भोजन के साथ छोटी आंत में पहुंच जाता है। अब छोटी आंत में पहुंचने पर जो छोटी आंत में स्रावित होने वाले विभिन्न पाचक एंजाइम हैं, उन पाचक एंजाइमों के प्रभाव से इसकी सिस्ट गल जाती है। सिस्ट एक जगह से टूट करके इसमें से अमीबा बाहर निकलता है। ये सिस्ट वॉल टूट गई, सिस्ट वॉल टूट करके अमीबा बाहर निकला। इस घटना को इंसिस्टमेंट कहते हैं। इंसिस्टमेंट के बाद जो अमीबा बाहर निकला, इसे आप मेटासिस्टिक अमीबा भी कह सकते हैं। यह मेटासिस्टिक अमीबा कुछ समय बाद बाइनरी फिशन करने लगता है, द्विविभाजन करने लगता है। और यह द्विविभाजन करके एक बार द्विविभाजन से दो बार, दूसरी बार में 4, तीसरी बार में 8, यानी ये 8 द्विविभाजन इसने किया। इसी बीच इसमें केंद्रक जो था, 4 केंद्रक पहले से, जो क्वाड्रीन्यूक्लियर सिस्ट थी उसमें 4 केंद्रक पहले से ही थे। इन 4 केंद्रकों ने पुनः एक बार विभाजन करके 8 केंद्रक बनाए। अब अमीबा फिर 3 बार विभाजित हुआ। इस तरह से नए 8 अमीबुली या नए लघु अमीबी, 8 नए लघु अमीबी बना लेता है। अब ये तेजी से वृद्धि करके, इनकी ग्रोथ होती है तेजी से, और वृद्धि करके ये ट्रोफोजोइट बना लेते हैं। अब ट्रोफोजोइट बनते ही ये तब तक बड़ी आंत की कोलन वाले भाग में शिफ्ट हो जाता है और वहीं स्थित होकर के आंत, जो बड़ी आंत की कोलन की दीवार की श्लेष्मिका में स्थित होकर के वहीं पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करने लगता है। इसके द्वारा एक एंजाइम का स्राव होता है जिसे हिस्टोलिटिक एंजाइम कहते हैं। यह हिस्टोलिटिक एंजाइम कोलन की दीवार में घाव कर देता है। घाव हो जाने के कारण दीवार की अल्सर्स और घाव में खून और आंव का रिसाव होने लगता है, जिसके कारण व्यक्ति को दर्द का आभास होता है। यहाँ ये एक्टिव अवस्था में भोजन ग्रहण करके, बहुत तेजी से भोजन ग्रहण करके वृद्धि करके वयस्क ट्रोफोजोइट में बदल जाता है। यह वयस्क ट्रोफोजोइट अब फिर से एक बार बाइनरी फिशन करता है, द्विविभाजन करता है। द्विविभाजन करके ये 2 नए प्रीसिस्टिक अमीबा बना देता है। ये जो प्रीसिस्टिक अमीबा यानी विभाजन हुआ, 2 हो गए, अब इसको हम कहेंगे प्रीसिस्टिक अमीबा, क्योंकि इस पर अभी सिस्ट नहीं बनी है। अब ये फिर से इनएक्टिव स्टेज में, निष्क्रिय अवस्था में आने लगता है। इसका ये प्रीसिस्टिक अमीबा के ऊपर अब कुछ समय बाद भित्ति बनने लगती है। यह मोटी दीवार बन करके यह मोनोन्यूक्लिएट सिस्ट बन जाती है। मोनोन्यूक्लिएट सिस्ट में एक केंद्रक और कोशाद्रव्य होता है। कुछ क्रोमेटिड बॉडीज 1 या 2 आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। फिर मोनोन्यूक्लिएट सिस्ट है, इसमें केंद्रक का विभाजन होता है एक बार, और केंद्रक का विभाजन होकर के ये बाइन्यूक्लिएट सिस्ट बना लेती है। इस तरह से इस सिस्ट वॉल के अंदर कोशाद्रव्य में 2 केंद्रक पाए जाते हैं, इसीलिए इसे बाइन्यूक्लिएट सिस्ट कहते हैं। यह बाइन्यूक्लिएट सिस्ट में के केंद्रक में पुनः एक बार फिर विभाजन होता है और यह केंद्रक विभाजित होकर के अब क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट बना लेता है। यह क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट की, इस क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट की भित्ति जो है और मोटी हो जाती है, रेजिस्टेंट हो जाती है, विभिन्न दुष्प्रभावी और हानिकारक रसायनों के प्रति प्रतिरोधी हो जाती है। और इसमें अत्यधिक भोजन स्टोर होकर के, ग्लाइकोजन और दूसरे भोज्य पदार्थ स्टोर होकर के यह निष्क्रिय सिस्ट के रूप में आ जाती है। यही क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट ही इसकी संक्रामक अवस्था होती है, जो उस रोगी व्यक्ति के मल के साथ जमीन पर निकलकर पड़ी रहती है और उस जमीन से फिर संदूषण के द्वारा, चाहे जल, चाहे भोजन या वेक्टर्स, जो इसके काकरोच और मक्खी, ये 2 वेक्टर्स हैं, उनके द्वारा ये फिर से नए व्यक्ति को संक्रमित करती है। तो इस तरह से हम एंटमीबा हिस्टोलिटिका का पूरा जीवन चक्र देखें कि ये किस प्रकार से अपनी विभिन्न अवस्थाओं में होता हुआ अपना जीवन चक्र पूरा करता है।
बच्चों अब हम एंटमीबा हिस्टोलिटिका के संक्रमण विधि या मोड ऑफ ट्रांसमिशन को पढ़ेंगे। जिन विधियों द्वारा कोई रोगजनक रोगाणु एक रोगी व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्तियों तक पहुंचता है, यह विधियां उसकी संक्रमण विधियां कहलाती हैं या मोड ऑफ इन्फेक्शन कहलाता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहलाता है। जैसा हमने आपको बताया कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट होती है। क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट की अवस्था में ही यह एक रोगी व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचता है। जब रोगी के मल के साथ निकल करके ये भूमि पर पड़ी रहती है, रेजिस्टेंस या प्रतिरोधी होने के कारण इस पर धूप, सूखा, अम्ल और दूसरे रसायनों का या अत्यधिक जल का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है और यह वहां से या तो वेक्टर्स के द्वारा, चाहे मक्खी हो चाहे मच्छर हो, इनके द्वारा ये ला करके खुले रखे हुए जल पर या खुले रखे हुए भोजन पर छोड़ दे जाते हैं और उस भोजन का सेवन करने से या उस दूषित जल का सेवन करने से नया व्यक्ति या नया स्वस्थ व्यक्ति क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट से संक्रमित हो जाता है और क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट से संक्रमित हो जाता है। इसी प्रकार दूषित भोजन या बिना धोई हुई सब्जियां, कभी-कभी बिना धोई हुई सब्जियां जो मल पदार्थ के साथ निकले सिस्ट है, बिना धोई हुई सब्जियों जैसे मूली गाजर में लगी रह जाती हैं और इनको बिना अच्छे से धोए हम लोग खा लेते हैं, तो इससे भी इसका संक्रमण हो जाता है। इसी प्रकार दूसरी व्यक्तिगत स्वच्छता न रखने, जैसे नाखून को प्रॉपर न काटना, नाखून साफ न रखने से, नाखून कटे हुए न रखने से कभी-कभी नाखूनों में ये सिस्ट जो है वो फंस करके हमारे भोजन के साथ हमें संक्रमित कर देती हैं। तो ये इसकी संक्रमण विधियां एंटमीबा हिस्टोलिटिका की मुख्य इसमें है। इसकी संक्रामक अवस्था जो होती है क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट, जिसके माध्यम से ही ये एक स्वस्थ व्यक्ति रोगी व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचता है। अब हम इसके उद्भवन काल को पढ़ेंगे। उद्भवन काल, इंक्यूबेशन पीरियड। किसी रोगाणु का उद्भवन काल वह समय या वह काल होता है जिस समय के दौरान वह स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण करने के उपरांत उस स्वस्थ व्यक्ति में रोग लक्षण विकसित करता है। इस समय को, इस काल को उसका उद्भवन काल कहते हैं। एंटमीबा हिस्टोलिटिका का उद्भवन काल 2 से 4 सप्ताह तक होता है, अर्थात यह संक्रमण से 2 सप्ताह से लेकर के 4 सप्ताह तक रोग लक्षणों को विकसित कर सकता है। इस दौरान रोगाणु, उद्भवन काल के दौरान रोगाणु अपनी संख्या में वृद्धि करता है और जब इसकी संख्या इस सीमा तक हो जाती है कि वो उस व्यक्ति को प्रभावित कर सके तो उसमें रोग के लक्षण प्रदर्शित होने लगते हैं। अर्थात जो इसका संक्रमण उद्भवन काल, एंटमीबा हिस्टोलिटिका का उद्भवन काल 2 से 4 सप्ताह तक होता है। अब हम एंटमीबा हिस्टोलिटिका की रोग जनकता का अध्ययन करेंगे। इसकी रोग जनकता, पैथोजेनेसिस ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका की रोग जनकता का वर्णन सबसे पहले लॉस ने लगाया। लॉस नामक वैज्ञानिक ने वर्णन किया इसका 1875 ईस्वी। यानी एंटमीबा हिस्टोलिटिका की रोग जनकता का वर्णन सर्वप्रथम लॉस नामक वैज्ञानिक ने 1875 ईस्वी में की। रोग जनकता के अंतर्गत, किसी रोगाणु की रोग जनकता के अंतर्गत हम रोगाणु की
रोग उत्पन्न करने की प्रक्रिया या मैकेनिज्म का अध्ययन करते हैं। एंटमीबा का वयस्क ट्रोफोजोइट जो होता है वो ही रोग जनकता के लिए उत्तरदायी होता है। इसका वयस्क ट्रोफोजोइट कोलन की दीवार की श्लेष्मिका में रहता है। इसके द्वारा एंटमीबा हिस्टोलिटिका एक एंजाइम का श्रावण करता है जिसे हिस्टोलिटिक एंजाइम कहते हैं। एडल्ट ट्रोफोजोइट हिस्टोलिटिक एंजाइम का श्रावण करता है। यह हिस्टोलिटिक एंजाइम कोलन की दीवार को गला देता है जिसके कारण उसमें अल्सर या घाव हो जाते हैं। घाव बना करके उन्हीं घावों में रहता है और उसमें रिस रहे रुधिर से आरबीसीज को और डब्ल्यूबीसीज को खा करके अपना पोषण प्राप्त करता रहता है। ये इसकी एक्टिव स्टेज होती है, इसमें बहुत तेजी से फीडिंग करता है। यह जो घाव हो जाते हैं, इन घावों में जीवाणुओं का भी बैक्टीरिया का भी सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण और समस्या होती है। घाव हो जाने के कारण व्यक्ति को पेट में ऐंठन और मरोड़ की समस्या होती है। यह वहां एक्टिव फीडिंग करने के साथ साथ अब विभाजन भी करता है। विभाजन के कारण इसमें जो अमीबा बनते हैं, जो लघु अमीबी बनते हैं, यह लघु अमीबी कभी-कभी रुधिर प्रवाह के साथ दूसरे अंगों तक चले जाते हैं जैसे कि हृदय, मस्तिष्क, यकृत। जब यह लघु अमीबी इन अंगों तक पहुंचते हैं तो यहाँ पतली धमनियों में फंस करके ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, ब्लॉकेज उत्पन्न करते हैं जिसके कारण स्थिति गंभीर हो जाती है। अतः मस्तिष्क और यकृत में इनका माइग्रेशन हो जाने पर रोगी को बहुत अधिक जटिलताएं हो जाती हैं। घाव में द्वितीयक संक्रमण के कारण जीवाणु पनप जाते हैं। जीवाणुओं के कारण घाव में पस भी बनने लगता है। घाव में आंव और रुधिर संक्रमित होता है जो रोगी व्यक्ति के मल के साथ आने लगता है। इसी कारण इस रोग को खूनी पेचिश भी कहते हैं, यानी दस्त के साथ आंव आना और खून आना इसके प्रमुख लक्षणों में है। कभी-कभी समय पर उपचार न मिलने पर यह घावों को और गहरा करता चला जाता है, कोलन की दीवार को और गहरा घाव बनाता चला जाता है उसमें, जिसके कारण आंतों में कभी-कभी छेद तक हो जाते हैं। तब स्थिति भयंकर हो जाती है। यदि समय पर इलाज या उपचार न प्राप्त हो तो इस रोगी व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। अब हम एंटमीबा हिस्टोलिटिका या अमीबियासिस नामक रोग से बचाव की विधियों का अध्ययन करेंगे। प्रोफिलैक्सिस ऑफ अमीबियासिस। जैसा कि चिकित्सा शास्त्र में कहा गया है, प्रोफिलैक्सिस इज बेटर देन क्योर। रोग से बचाव उसके उपचार से अच्छा है। ऐसा माना जाता है कि रोग से बचाव उसके उपचार से अच्छा है। इसी तरह हम अमीबियासिस रोग से बचाव को भी देखेंगे। यदि हम रोग से बचे रहेंगे तब ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। पहले हम इसके रोग लक्षणों को देख लेते हैं, कौन कौन से रोग लक्षण विकसित होते हैं, उसके बाद बचाव देखेंगे। इसके रोग लक्षणों में सबसे पहला लक्षण जो होता है, व्यक्ति को बार बार दस्त आने लगते हैं। पहली बात, जब व्यक्ति को अमीबियासिस होगी तो उसको बार बार दस्त होने लगेंगे। दस्त के साथ रुधिर व आंव
आने लगता है। पेट में घाव हो जाने के कारण व्यक्ति को पेट दर्द, ऐंठन, मरोड़ जैसी समस्याएं महसूस होती हैं। अगला, बार बार दस्त होने के कारण व्यक्ति में डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण होने लगता है। निर्जलीकरण के कारण क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्पिंग और या पेशियों में ऐंठन की समस्या उत्पन्न होने लगती है। व्यक्ति को शरीर में ऐंठन के साथ साथ चक्कर आने की समस्या भी उत्पन्न होने लगती है। यदि इलाज ना किया गया, कई दिनों तक अमीबिक पेचिस रही, तो व्यक्ति अत्यधिक कमजोर होकर के बिस्तर ले लेता है। तो इस तरह से ये इसके प्रमुख रोग लक्षण होते हैं। अब हम इसके रोग रोधन या रोग से बचाव पर चर्चा करेंगे। बचाव के उपाय। जैसा कि हम जानते हैं कि इसका संक्रमण क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट के द्वारा होता है, जो दूषित भोजन और दूषित जल के साथ हमारे शरीर में पहुंचती है। अतः इससे बचाव के लिए, इसके रोग रोधन के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण उपायों को अपनाना चाहिए। पहली बात, व्यक्तिगत स्वच्छता और सफाई का सदैव ध्यान रखना चाहिए। नाखून कटे हुए होना चाहिए। खाना खाने से पहले उचित प्रकार से हाथों को धो लेना चाहिए। नंबर 2, सदैव ताजा भोजन करना चाहिए। अगर आवश्यक हो तो रखा हुआ भोजन करना आवश्यक है, तो सदैव ढका हुआ भोजन ढका हुआ भोजन खाना चाहिए। अगली बात, स्वच्छ जल का प्रयोग करें। खुला रखा हुआ जल पीने के लिए प्रयोग ना करें। अगर ऐसा आवश्यक हो तो उस जल को उबाल कर ही पीने के लिए प्रयोग करना चाहिए। भोजन व जल को मक्खियों और कॉकरोचों से बचाना चाहिए। अगली बात, जिस व्यक्ति को अमीबियासिस हो, उस व्यक्ति को खुले में शौच नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारण से उसने खुले में शौच किया तो उसके मल पदार्थ को गड्ढों में ढक देना चाहिए, जिससे उसकी क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट का प्रसार मक्खियों या दूसरी विधियों से न होने पाए। इसके अतिरिक्त व्यक्ति में निर्जलीकरण होने के कारण उसको अत्यधिक जलयुक्त भोजन, जैसे नारियल का पानी, दाल का जूस, इस तरह से जलयुक्त भोजन देना चाहिए और समय समय पर ORS का घोल देते रहना चाहिए। अब हम इसके अमीबियासिस के उपचार, ट्रीटमेंट को देखेंगे। जैसा कि बाजार में कई प्रकार की एंटी अमीबिक औषधियां उपलब्ध हैं, जिनको हम आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। इन एंटी अमीबिक दवाओं के द्वारा एडल्ट ट्रोफोजोआइट को या दूसरी अवस्था के अमीबा को मारा जा सकता है, अमीबा को मारा जा सकता है। तो इन दवाओं का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। कुछ प्रमुख एंटी अमीबिक दवाएं इस प्रकार हैं। पहली, मेट्रोनिडाजोल, दूसरी टेनिडाजोल, तीसरी आर्निडाजोल, चौथी एमिक्लीन, एमिडीन, ये इंजेक्शन आता है, डिपेंडाल एम, डायरेक्ट एम, ये एंट्रोक्योनाल भी एक होती है। ये एंटी अमीबिक औषधियां हैं, जिनका प्रयोग एंटामीबा को मारने के लिए किया जाता है। इसके साथ जैसा कि आपने जाना कि घावों में प्रतिजय जीवाणुओं का भी संक्रमण हो जाता है, तो इन जीवाणुओं को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक औषधियों का प्रयोग किया जाता है। कुछ प्रमुख एंटीबायोटिक औषधियां इस प्रकार हैं, जिनका प्रयोग हम खूनी पेचिश के इलाज के लिए इसके साथ, इन एंटी एमीबिक दवाओं के साथ कर सकते हैं। जैसे नाफ्लॉक्सासिन, आफ्लॉक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन,
टेरामाइसिन या टेट्रासाइक्लिन, आदि। ये एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं जो जीवाणुओं के संक्रमण को खत्म करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इसी के साथ कुछ बाजार में ऐसी भी दवाएं उपलब्ध हैं, कंपनियों ने ऐसी दवाएं बनाई हैं जिनमें दोनों कॉम्बिनेशन आपको संयुक्त रूप से मिल सकते हैं। ये एंटी अमीबिक दवा और एक एंटीबायोटिक दवा। कुछ दवाएं इस प्रकार हैं जैसे नार्फ्लॉक्सटिजेट, जेनफ्लॉक्स, ओजेड आदि। ये ऐसी दवाएं हैं जिनमें एंटी अमीबिक दवा और एंटीबायोटिक दवा दोनों पाई जाते हैं। ये कंपनियों द्वारा बनाई गई है, जो अकेली दवा ही पेचिस या अमीबी पेचिस के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। लेकिन एक चेतावनी और जान लीजिए आप, एंटी अमीबिक और एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग आप बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। इनका सेवन आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें। यह जानकारी आप केवल जानकारी के लिए रखें। तो बच्चों, हमने आपको आज खूनी पेचिस या अमीबियासिस रोग को पढ़ाया। हम आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं जिनको करके आप लाएंगे। पहला प्रश्न आप नोट कीजिए, एंटमीबा हिस्टोलिटिका की फीडिंग स्टेज क्या होती है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका की पोषक प्रावस्था क्या होती है? पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, संकुचनशील रिक्तिका एंटमीबा में क्यों नहीं पाई जाती है? संकुचनशील रिक्तिका एंटमीबा में क्यों नहीं पाई जाती है? तीसरा प्रश्न, एंटमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक प्रावस्था क्या होती है? ठीक है बच्चों, इन प्रश्नों को आप लिख करके लाइएगा। अब हम क्लास खत्म कर रहे हैं। क्लास लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।